आज के टाइम में जो हम इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं वो हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू शेप हुआ है। और कोल्ड वॉर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। अगर कोल्ड वॉर ना होता तो आज के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते। तो चलिए जानते कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या हुआ आज के वीडियो में। आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी को हराने के लिए यूएस और सोवियत यूनियन साथ में लड़े थे। लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि अब वॉर खत्म हो चुका है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में टेंशन आने शुरू हो गए क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। उस वक्त सोवियत यूनियन को लीड किया गया था बाय जोसेफ स्टालिन। उनकी एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी और यूएस की एक कैपिटलिस्टिक और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी थी। मैं आपको क्विक में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या आता है वो एक बार समझा देता हूँ। कम्युनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें स्टेट ओन करता है सारी फैक्ट्रीज को, फार्म्स को, सर्विसेज को, एवरीथिंग, और वो एम करता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। वही कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग ओन करते हैं फार्म्स को, फैक्ट्रीज को, सर्विसेज को। इस सिस्टम में स्टेट इसे ओन नहीं करता और इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूरोप बढ़ चुका था। जर्मनी को 4 जोन में डिवाइड किया गया। 1 वॉज कंट्रोल्ड बाय यूएस, 1 बाय यूके, 1 बाय फ्रांस एंड 1 बाय सोवियत यूनियन। बर्लिन जो जर्मनी का कैपिटल है उसे भी 4 जोन के अंदर डिवाइड किया गया और इसी की वजह से बर्लिन वॉल को बनाया गया। अभी बर्लिन वॉल के बनने की वजह से दिस वुड सिंबलाइज द ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन द वेस्टर्न पावर्स एंड द सोवियत कंट्रोल ईस्टर्न ब्लॉक। अब 1947 में यूएस ने इंट्रोड्यूस किया ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसके चलते यूएस ने प्रॉमिस किया कि दे वुड सपोर्ट द कंट्री दैट आर थ्रेटन्ड बाय कम्युनिज्म। इसी के साथ यूएस ने मार्शल प्लान को भी इनिशिएट किया। ये एक इकोनॉमिक एड प्रोग्राम था व्हिच वाज इंटेंडेड टू हेल्प रिबिल्ड यूरोप एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस। इसे देखकर सोवियत यूनियन ने अपने ईस्टर्न यूरोप के ऊपर अपनी ग्रिप को टाइटन किया। कंट्रीज जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया फेल अंडर द कम्युनिस्ट रीजन। ये कंडीशन को देखकर विल्सन ने एक टर्म यूज किया, आयरन कर्टन। उन्होंने आयरन कर्टन ये शब्द इसलिए यूज किया टू डिस्क्राइब द इनविजिबल बैरियर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप। और 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज ने मिलकर बनाए नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलाउंस था एमिंग टू कंट्रोल द एक्सपांशन ऑफ सोवियत यूनियन। इसे देखकर सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट बनाया इन 1955, जिसके चलते उन्होंने सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड सोवियत यूनियन को एक साथ लाया। अभी तक जो कोल्ड वॉर का टेंशन था वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के अंदर देखा गया, लेकिन प्रॉक्सी वॉर की वजह से ये टेंशन पूरी दुनिया में एक्सकेलेट हुआ। सबसे पहली मेजर प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हुई इन कोरिया, क्योंकि 1950 में नॉर्थ कोरिया जिसे सपोर्ट किया गया था बाय सोवियत यूनियन और चाइना ने, उसने इन्वेड कर दिया साउथ कोरिया को जिसे सपोर्ट कर रही थी यूएस। ये जो कोरियन वॉर थी ये बन गई प्रॉक्सी वॉर फॉर द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। और 3 साल लड़ने के बाद ये वॉर एंड हुई इन 1953। ये प्रॉक्सी वॉर तो चली रही थी लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में तब एक न्यूक्लियर आर्म रेस भी चल रही थी। 1949 में सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया अपना फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। ये टेस्ट होने के बाद दोनों कंट्रीज ने एक न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉकपाइल करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से एक कांस्टेंट थ्रेट था ऑफ न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज बना रही थी डॉक्ट्राइन ऑफ मैड, दैट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। फिर 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया स्पुतनिक, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और देखते ही देखते स्पेस रेस भी शुरू हो गई और यूएस ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया और 1969 में दे लैंडेड अ मैन ऑन द मून। अब ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो कंपटीशन था वो सिर्फ और सिर्फ आर्म्स का नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी हर एक चीज का हो चुका था। लेकिन इस कोल्ड वॉर में सबसे क्रिटिकल पॉइंट आया इन 1962, क्योंकि 1962 में सोवियत यूनियन ने अपनी एक न्यूक्लियर मिसाइल को जाके रख दिया था इन क्यूबान विच इज जस्ट 90 माइल्स अवे फ्रॉम यूएस। इसके वजह से एक 13 डेज का स्टैंड ऑफ भी हुआ था एंड दिस वाज द टाइम व्हेन द वर्ल्ड केम क्लोजेस्ट टू अ न्यूक्लियर वॉर। लेकिन फॉर्चुनेटली इस क्यूबान मिसाइल क्राइसिस को हल किया गया थ्रू डिप्लोमेसी। क्यूबान मिसाइल क्राइसिस होने के बाद दोनों सुपर पावर्स ने रिकॉग्नाइज किया द डेंजर ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इस न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट को कम करने के लिए हॉटलाइन को एस्टैब्लिश किया गया बिटवीन वॉशिंगटन एंड मॉस्को। इसके थ्रू अगर कोई क्राइसिस हो जाए तो दोनों कंट्रीज इमीडिएट कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद ईच अदर। न्यूक्लियर थ्रेट तो कम हो रहा था लेकिन प्रॉक्सी वॉर अभी भी चली रही थी और जो वियतनाम वॉर हुई थी वो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉक्सी वॉर थी, क्योंकि 1960 में यूएस अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा था इन वियतनाम, एमिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन वियतनाम। लेकिन यूएस का इतना इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी साउथ वियतनाम को हराया गया बाय नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को बैक किया गया था बाय सोवियत यूनियन एंड चाइना। इसके वजह से वियतनाम फेल अंडर कम्युनिस्ट रूल इन 1975। 1970s के दौरान ये कोल्ड वॉर का फेज थोड़ा कम हुआ क्योंकि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में सॉल्ट हुआ, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, जिसके चलते एक कंट्री कितने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकती है उसके ऊपर एक लिमिट लाई गई।
1970 को हम मार्क कर सकते हैं बाय एफर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी, क्योंकि सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 एग्रीमेंट होने के बाद दोनों ही कंट्रीज ने अपने आर्म्स रेस को थोड़ा कम कर दिया और 1975 में हेलसिंकी अकॉर्ड्स हुआ था, जिसको साइन किया गया बाय 35 नेशंस इंक्लूडिंग यूएस एंड सोवियत यूनियन। इस एग्रीमेंट के चलते रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ यूरोपियन बॉर्डर्स एज दे वर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इसके चलते जो कोल्ड वॉर की जो टेंशंस थी वो इम्प्रूव हुई। लेकिन इस पीरियड में सबसे बड़ा चैलेंज तब आया जब 1979 में सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान को। उस टाइम पे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और उन्हें कुछ लोगों से रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को हेल्प करेगी टू सस्टेन द कम्युनिस्ट रूल। यूएस को लगा कि सोवियत यूनियन ऐसा करके अपना मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक्सपांशन कर रही है। इसे देखकर यूएस ने 1980s में जो मॉस्को ओलंपिक्स हुए उसे बॉयकॉट किया एंड दे बिगेन सप्लाइंग आर्म्स टू अफगान रेजिस्टेंस फाइटर्स। इसके वजह से सोवियत यूनियन को एक बहुत लंबा और कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ा। 1979 में अफगानिस्तान में ये होने की वजह से कोल्ड वॉर बहुत ज्यादा हीट अप हुई और 1981 में जब रोनाल्ड रेगन यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लिया अगेंस्ट सोवियत यूनियन। उन्होंने यूएस मिलिट्री स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस थ्रू द स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI, और इसकी वजह से एक न्यूक्लियर आर्म रेस वापस से शुरू हो गई। सोवियत यूनियन ने यूरोप के अंदर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स को डिप्लॉय किया। इसे देखकर यूएस ने भी अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय किया, लेकिन मिड 1980s के दौरान दोनों कंट्रीज ने ये रिकॉग्नाइज किया कि उन्हें अपने आर्म्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव बने सोवियत यूनियन के नेक्स्ट लीडर। मिखाइल गोर्बाचोव ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हुई। उनके रिफॉर्म्स थे ओपननेस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन और वेस्ट के बीच में जो टेंशंस थे उसे कम किया और 1987 में उन्होंने साइन किया INF, दैट इज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी विद प्रेसिडेंट रीगन, जिसके चलते उन्होंने एग्री किया कि वो एलिमिनेट कर देंगे एन एंटायर क्लास ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसके वजह से ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया। इसके चलते 1989 में पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, इसके अंदर एक प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट देखा गया और जर्मनी के अंदर जो बर्लिन वॉल था, जो सिंबल था कोल्ड वॉर का, उसे भी गिराया गया। 1991 में सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो गिर रहा था। ये इकोनॉमिक सिस्टम गिर रहा था अंडर इट्स ओन वेट ऑफ डेकेड्स ऑफ इनएफिशिएंसी एंड स्टैग्नेशन। इसे देखकर सोवियत यूनियन के अंदर जो रिपब्लिक्स थे इंक्लूडिंग द बाल्टिक स्टेट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस। मिखाइल गोर्बाचोव के जो रिफॉर्म्स थे उसके चलते उन्होंने यूएस के साथ कोल्ड वॉर तो कम कर दी, लेकिन उनका इकोनॉमिक सिस्टम गिर गया एंड ऑन 26 दिसंबर 1991 सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया और उसी के चलते दुनिया शिफ्ट हो गई फ्रॉम अ बाइपोलर सिस्टम डोमिनेटेड बाय टू सुपर पावर्स टू अ मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। भले ही 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आज भी हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, और अगर आपको Q1 मिसाइल क्राइसिस के ऊपर एक फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।